Assalamualaikum. Good morning, everyone. Welcome to Jio Pakistan with Huma and Abdullah. And can I start by saying कि क्या मौसम है भाई? Very nice. Very nice. मतलब कराची is beautiful this morning. धुला धुला हर चीज़ है. पूरी रात इंटरमिटेंटली बारिश होती रही है. कल शाम को तो बहुत तेज बारिश हुई है और फिर रात को भी शदीद बारिश का सिलसिला जारी है. अच्छा, बारिश जो है ना कराची में वक्फे से हुई है. ऐसा लग रहा था कि अल्लाह मियां भी टाइम दे रहे हैं जरा पानी की निकासी के लिए शहर वालों को, इंतजामिया और हुकूमत को. Which actually worked. तो जहाँ क्रेडिट होता है ड्यू वहाँ जरूर देना चाहिए. पिछली मरतबा शहर का इतना बुरा हाल था कि तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था, लेकिन इस मरतबा पिछली दफा की निस्बत बहुत बेहतर सूरत हाल है. जाहिर है उसमें NDMA की काविशें भी शामिल हैं, सिंध हुकूमत की भी, KMC की भी. जब सब ने मिलकर काम किया तो उसका रिजल्ट भी हमें शहर की शाहराहों सड़कों पर नजर आ रहा है. कहीं कहीं पानी बिल्कुल मौजूद है, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं कि पानी नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द सिटी इज क्लीन एंड क्लियर. और बिल्कुल पानी जो है वो ऑब्वियसली जब बारिश हो रही है तो बढ़ता जरूर है और पानी जमा भी हो जाता है, लेकिन बहुत जल्दी निकल भी जाता है. सो देयर इज समथिंग गुड दैट हैज बीन डन. और हमें पता है कि नालों की सफाई हुई है. 3 दिन गुज्जर नाले पे लगाए गए हैं. पिछली दफा गुज्जर नाले ने जो तबाही मचाई थी, अल्लाह माफ करे, इर्द गिर्द के इलाके तो कचरा कुंडी का मंजर पेश कर रहे थे. इस मरतबा सूरत हाल निस्बतन बेहतर है. जहां हम बेहतर सूरत हाल की बात कर रहे हैं और क्रेडिट जहां बनता है वहां देने की बात कर रहे हैं, तो वहीं साथ साथ कल बड़े अहम ऐलान और अहम फैसले भी किए गए हैं. जनाब, ये ताज़ा मनाज़िर हैं गुज्जर नाले के. एटलीस्ट बीच में हीप्स एंड हीप्स ऑफ कचरा नहीं आपको नजर आ रहा. देखिए, वी आर ऑल हियर इन कराची, वी कैन ऑल कंपेयर. कंपैरिजन का क्या है? पिछले हफ्ते तो बारिश हुई थी और पिछले हफ्ते की तो बात थी जो हम बता रहे थे. पिछले हफ्ता 10 दिन, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर क्या था, लेकिन इट वाज बैड. सो इन कंपैरिजन अगर आप देखें तो बहुत इंप्रूवमेंट है. अब्दुल्ला, सवाल ये है, द क्वेश्चन राइट नाउ इज कि हम क्यों इंतजार करते हैं कि इस किस्म की कोई चीज़ होगी, पूरा मुल्क एक ही चीज़ के बारे में बातें कर रहा होगा और फिर जाके कोई तब्दीली आएगी. ये पहले भी हो सकता था और ये मेंटेन करें तो क्या ही बात हो. बिल्कुल, असल बात ये है कि ये मेंटेन किया जाए. और अब सबने काविश करके कोशिश करके देख लिया कि अगर कोशिश की जाए तो उसका नतीजा भी निकलता है. इतना बुरा हाल नहीं हुआ है जितनी बारिश हुई है शहर का. सो पहले कर लेते तो क्या ही बात थी, लेकिन चलें, अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त आए. लेकिन इसका मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि डू नॉट गिव अप ऑन योर सिटी. ये जो एक वो बात होती है ना कि जी अब तो कोई ठीक कर नहीं सकता, कोई करना नहीं चाहता और यही हाल है सालों से, इसी तरह रहने दो. नहीं, दिस वाज ए स्मॉल बट वेरी इफेक्टिव एग्जांपल कि अगर आप करना चाहते हैं ना. अच्छा, हम आपको एक और बात करनी है. कल अहम ऐलानात किए गए हैं. पूरी कौम को हम मुबारकबाद देना चाहते हैं, चाहे वफाकी हुकूमत हो या सूबाई हुकूमतें हों. कुछ ना कुछ तो हमने ठीक किया ही है और अवाम को भी यकीनन यहाँ पर दाद देनी चाहिए कि हमारी यहाँ अब कोरोना वाक़यातन काबू में आया है और अब जिंदगी सूरत हाल नॉर्मलाइज होने की तरफ जा रही है. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग मास्क उतार दें या एहतियात करना छोड़ दें. और अल्लाह ताला का भी खास करम रहा है क्योंकि केसेस तो बहुत रिपोर्ट हुए, डेथ्स कम हुई. जाहिर है इसमें डिवाइन इंटरवेंशन ज्यादा थी, और क्योंकि हमारे यहाँ जो हेल्थ फैसिलिटी का हाल है वो तो सभी को मालूम है. लेकिन एट द सेम टाइम जहाँ क्रेडिट ड्यू है वहाँ दिया जाना चाहिए. पॉलिसी काम कर गई, तो लिहाजा वो जो लॉकडाउन और अब क्या होगा, स्मार्ट लॉकडाउन और हमने भी तनकीद की थी, हम ये मानते हैं. और उसके बाद अब मुस्बत नतीजे, जो भी हुकूमती काविशें थी, सूबाई हुकूमतें, वफाकी हुकूमतें, उसकी नजर आ रहे हैं अच्छे नताइज. अच्छा, बिलीव इट और नॉट, 10 मिनट से हम बात कर रहे हैं, टॉप स्टोरीज अभी तक नहीं हुआ. चल हुमा, आपने अच्छा किया याद करा दिया, क्योंकि मेरी जो बिपता और मेरी जो कहानी है ना वो बड़ी दर्दनाक है. और मेरी तरह और भी कराची में बसने वाले लोगों की कहानी बड़ी दर्दनाक है. क्योंकि बारिश तो हुई लेकिन शाम 6 बजे से जो बिजली गई हुई थी वो सुबह 4 बजे आई. और मैं ही जानता हूँ कि मैंने किस तरह अपने छोटे बच्चे के साथ रात जाग कर गुजारी है. वो सोता था, उठता था, उसको कभी पंखा चलता था क्योंकि UPS लगा हुआ है घर पे, लेकिन 5 घंटे के बाद उसकी भी बैटरी ड्रेन हो गई थी ना. जाहिर है कितने घंटों चल सकता है. सपोर्ट करने के लिए होता है, नॉट कि वो ओवरऑल ले ले. आई एम फीलिंग वेरी बैड फॉर यू. ये सूरत मेरे घर ऐसा नहीं हुआ था, बट ऑफ कोर्स बहुत ऐसी जगहों पे, बहुत इलाकों में ये था. अच्छा जी, अब आपको बताएं कि कराची के हालात, बारिश की हम बहुत जिक्र कर रहे हैं, कुछ आपको दिखाना भी चाहते हैं. आपको बताएं कि कराची में बारिशों का सिलसिला फिर जारी है और आज भी शदीद बारिश की पेश गोई है. सो लिहाजा उसके लिए भी तैयार रहिएगा. और शहरियों को नई मुश्किलात का धड़का लगा है, लेकिन हुकूमतें इस बार पहले से ज़्यादा पुरएतमाद हैं. और देखें होता क्या है, इट रिमेन्स टू बी सीन. कराची में शदीद गर्मी और हबस के बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून के चौथे स्पेल ने बारिश बरसाना शुरू कर दिया.
और उसके बाद जलथा लेक हुआ। एक्चुअली शहर के कई इलाकों से ईद से कबल होने वाली बारिश का पानी और गंदगी भी बाज़ इलाकों की हम बात कर रहे हैं साफ नहीं हुई थी। उसके बाद ये सिलसिला शुरू हुआ तो वहाँ पर शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द शहर में हमने देखा कि सूरत हाल इतनी बुरी नहीं थी। इस दफ़ा पिछली बार की निस्बत बहुत बेहतर मनाजिर देखने को मिले और कुछ बेहतरी नज़र आई। कराची में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA की जानिब से बरसाती नालों की सफाई का काम जारी है और सूबाई हुकूमत भी इस पर एतमाद है कि इस दफ़ा गुज़श्ता दफ़ा की तरह ख़राब सूरत हाल नहीं होगी। कोशिश तो ये की जाती है कि इंतजाम ऐसे कर लिए जाएं कि शहरियों को कम से कम तकलीफ हो, और ये बात हम बार बार कह चुके हैं और ये बात डॉक्यूमेंटेड है, हमारे पास उसकी शवाहिद मौजूद हैं कि हमने हालिया बारिशों से पहले भी जो चौकू पॉइंट्स थे बड़े 38 नालों के, वो हमने ठीक कर दिए थे। हमारा जो काम था वो भी जारी है, फिर बीच में NDMA ने भी सपोर्ट की है। तो जो गुज़िश्ता बारिशें हुई थी उसके मुकाबले में नालों की सूरत हाल निस्बतन बेहतर है। अच्छा जी, आपको ये भी बताएं कि बारिशों का नया सिलसिला मजीद 2 रोज़ जारी रहा और शहरी दुआ कर रहे हैं कि माजी जैसा हाल ना हो। सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला हफ्ते तक वक्फे से जारी रहने का इम्कान है, जबकि कराची, हैदराबाद और दीगर शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा बदस्तूर है। वो तो होता ही है साथ साथ, लेकिन जैसे कि हम आपको बता रहे हैं थिंग्स आर लुकिंग बेटर। अच्छा, हम तो बता रहे हैं क्योंकि हमने ज़ाहिर है खुद भी आते हुए देखा, हमने रास्ते में भी लोगों से बात की, हमने ऑफिस में भी लोगों से बात की और इर्द गिर्द की सूरत हाल भी देखी, लेकिन प्रिसाइज सिचुएशन हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जो मौजूद हैं वही बताएंगे। बारिश के बाद शहर की क्या सूरत हाल है अपडेट करेंगे। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे हैं तलहा हाशमी। ओवर टू यू तलहा, बताइए कहाँ मौजूद हैं, क्या सूरत हाल देख रहे हैं? गुड मॉर्निंग। और कराची में एक बार फिर बारिश का सिलसिला जो थमा था गुज़िश्ता शब, वो एक बार फिर शुरू हुआ है। स्कैटर्ड शावर से अभी हम मूव कर रहे थे शहर में, शरफ फैसल से हम गुलशन की तरफ आए तो यहाँ पे अचानक से स्कैटर्ड सी बारिश सी हुई है, अचानक से हुई है कुछ देर की और फिर होके रुक गई है और फिर उसके बाद एक हफ्स का सा समय है। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ की जो बारिश थी अगर हम उसकी बात करें तो जब वो दोपहर से शुरू हुई थी तो उसके बाद जो हमेशा से एक वतीरा है इस शहर का कि सबसे पहला जो मसला होता है कि बारिश की बूंद पड़ती है तो बिजली गायब हो जाती है। 16 घंटे, 14 घंटे, 12 घंटे, बाज़ इलाके भी ऐसे हैं जहाँ पे लाइट नहीं है। उसके बाद जो सबसे बड़ा मसला जो शहरी फेस करते हैं वो ये होता है कि जब बारिश का पानी सड़कों पर जमा हो जाता है फौरी तौर पे, क्योंकि ज़ाहिर है जब उसकी ड्रेनेज फौरी तौर पे तो नहीं हो सकती और यहाँ पे ऐसा भी होता है कि वो पानी कई रोज़ तक सड़कों पर मौजूद रहता है। जो ट्रैफिक जैम होता है कई घंटे लग जाते हैं। मेरी कई लोगों से बात हुई है, वो बताते हैं कि जो उनका चंद मिनटों का सफ़र है, 20 से 25 मिनटों का सफ़र या बमुश्किल आधे घंटे का सफ़र, वो उन्होंने कल 4 घंटे और 6 घंटे में तय किया है। जो शहर की मेन आर्टरी है शरफ फैसल, अहमद जिना रोड, यूनिवर्सिटी रोड, इस समय जो दीगर मेन जो आर्टरीज हैं शहर की उस पर घंटों ट्रैफिक जैम रहा है और उसकी जो वजह थी वो यही थी कि सड़कों पे पानी जमा था। जब पानी जमा था उस वजह से गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें ख़राब हुई। जो मरकज़ी शहराएँ हैं उनसे पानी को क्लियर कर दिया गया है। रात में कुछ जगहों पे जो एडवाइज़र सिंध गवर्नमेंट थे उन्होंने भी विज़िट किया, मुर्तज़ा बाब ने विज़िट किया, नासिर शाह ने विज़िट किया जो कि मिनिस्टर हैं, सईद गनी ने विज़िट किया और जो मशीनरी है उनको एक्टिवेटेड रखा। तो शरफ फैसल से पानी क्लियर कर दिया गया, जो नीपा से पानी क्लियर कर दिया गया। इस समय जो दीगर इलाके शहर के वहाँ से मेन जो आर्टरीज हैं पानी क्लियर कर दिया गया। जो ओल्ड सिटी एरियाज़ हैं वहाँ पर पानी है क्योंकि वो ज़ाहिर स्लोप में है, वहाँ पानी जमा हो जाता है, उसका कोई निकासी का निज़ाम नहीं है। नाले जो साफ़ किए गए हैं बहुत हद तक, उसमें सबसे जो आम बात है नाले साफ़ तो कर दिए जाते हैं लेकिन उसका जो कचरा है वो उठा के सड़क पे फेंक दिया जाता है। जब वो सड़क पे फेंका जाता है तो बारिश का पानी आता है, जब पानी आता है तो वो कचरा सड़क उसी पानी के साथ मिलता है और फिर वो उसी नाले में चला जाता है और फिर वो नाला जोक हो जाता है। तो ये यहाँ पर देखने की ज़रूरत है। आज चूँकि पेशन गोई है ज़्यादा बारिश की, तेज़ बारिश की, तो उसमें एक तो ज़्यादा एक्टिवेटेड रहना पड़ेगा जो पूरी हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको, और जो नालों की सफाई की गई है उसका कचरा उठा के फेंकें क्योंकि अगर नाले का कचरा नहीं फेंका वो वापस आने में जाएगा और फिर नाले बंद हो जाएंगे। जी, कुछ बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तलहा, थैंक यू सो मच आपने उठाए हैं और ये बड़ी अच्छी बात आपने बताई और इस पे आपने पॉइंट आउट किया कि नाले
साफ किए जाते हैं, कचरे के हीप्स वहीं इकट्ठे कर दिए जाते हैं और फिर दोबारा से बारिश होती है, वो कचरा दोबारा नालों में बह जाता है। और सब जगह ऐसा नहीं होता, लेकिन ऐसा भी होता है, तो इसको देखने की ज़रूरत है। और ओल्ड सिटी एरिया सबसे ज़्यादा मुतासर है, पर्टिकुलरली वजीर मेंशन जो कायद आज़म की रिहाइश का है, वहाँ पर पिछली दफ़ा भी बुरा हाल था, इस मरतबा भी नकासी, आपकी सूरत हाल अच्छी नहीं है, तो उस जगह का कोई परमानेंट सोल्यूशन होना चाहिए, बिकॉज वो स्लोप पे है, बिल्कुल जाए पैदाइश है कायद आज़म की। अच्छा जी, मजीद बात करते हैं और हमने बहुत से लोगों से बात इसलिए भी करनी है बिकॉज हम ओवर द ईयर्स कुछ एक्सक्यूजेस भी सुनते आए हैं, खासतौर पे मेयर साहब से जब भी हम बात करते हैं तो उनका हमेशा यही होता है कराची में कि जी अच्छा वैसे एक्सक्यूजेस की बात कर रहे हैं, बात तो हम करेंगे, लेकिन बस मुझे पता नहीं क्यों अपने स्कूल का ज़माना याद आ जाता है जब भी हम मेयर से बात करते हैं, क्योंकि जब भी छुट्टी करता था तो टीचर कहती थी कहाँ से लाते हो इतने बहाने। तो फिर बहाने एनीवे होपफुली अभी बहाने नहीं होंगे। मेयर कराची वसीम अख्तर साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम वसीम अख्तर साहब, कराची में आपको पता है कि बारिश के नए सिलसिले का एक दिन तो हो गया है, लेकिन बताया यही जा रहा है कि ये सिलसिला अभी 2-3 दिन और चलेगा, तो पहले दिन के बाद निकासी आब वगैरह की सूरत हाल से आप मुतमईन हैं? जहाँ तक कराची के नालों का मामला है, वहाँ काम तेज़ी से हो रहा है। एनडीए में भी काम कर रही है 4 नालों पे, बड़े नालों पे, और स्वीप का जो प्रोजेक्ट है वर्ल्ड बैंक का अलॉन्ग विद सिंध गवर्नमेंट एंड केएमसी, वो भी नाले साफ कर रहे हैं, मशीनरी काम कर रही है। मैं समझता हूँ जहाँ तक नालों का मामला है, पानी जो का फ्लो जो है वो बेहतर हुआ है, कचरा हटाया गया है, स्लज लैंडफिल साइट तक लेके जा रहे हैं, क्योंकि ये 2-3 दिन पहले से काम शुरू हो गया था। तो ये जो कल बारिश हुई है, मैं समझता हूँ बेहतरी आएगी। जहाँ तक सड़कों पे पानी जमा होने का मामला है, जो बड़ी शाहराएं हैं उधर हमने पंप्स लगा दिए हैं। एक जो गवर्नर हाउस है उसके पास पानी जमा हो जाता है, उसके बाद शारे फैसल पे, स्टार गेट पे, कारसाज की तरफ, नाथा खान जो ब्रिज है उधर तकरीबन 6 हमने डी वाटरिंग के पंप्स लगाए हैं। हमारे अंडर पासिस भी बेहतर हैं पहली बारिश के बाद। अब फोरकास्ट बहुत ज़्यादा बारिश की है, हमारा शहर केपेबल नहीं है कि इतनी ज़्यादा बारिश हैंडल कर ले। उसकी सबसे बड़ी वजह है सीवेज का सिस्टम टोटल तबाह हुआ है शहर का। पानी सीवेज में नहीं जाता लाइनों में, क्योंकि वो सारी लाइनें ख़त्म हुई हुई हैं और चोक हुई हुई हैं। बिल्कुल वो बेहतरी हम देख भी रहे हैं मेयर साहब, और जिस बेहतरी का आप जिक्र कर रहे हैं, बताइएगा कि हम देख रहे हैं कि कराची के नालों की सफाई हुई तो कुछ ना कुछ फ़र्क आया है। शहरी हुकूमत ये काम इतने सालों में सर खुद क्यों नहीं कर सकी? शहरियों को ज़ाहिर है इतना इंतज़ार, फिर इतना शोर शराबा अल्टीमेटली करना पड़ा ना, फिर एनडीएमए आया और दीगर लोग आए तो फिर ये काम नहीं। बॉटम लाइन ये है कि डूएबल है, ये नज़र आ गया कि ये हो सकता है। सही कह रहे हैं आप, इसी तरह होता रहेगा और होता रहा है जब तक इसका परमानेंट सोल्यूशन नहीं देखा जाए, उसको एग्जीक्यूट नहीं कराया जाए। मैं 4 साल से इस बात को कर रहा हूं कि ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, ये टेम्परेरी है, ये पैसे का और वक्त का ज़िया है कि हर साल हम नाले साफ कर देते हैं और पैसे खर्च करते हैं। इसका परमानेंट सोल्यूशन ये है, जब तक इख्तियारात एक अम्ब्रेला के नीचे नहीं आएंगे ये मामलात हल नहीं हो सकते। मेरी एक पिटीशन आर्टिकल 140A की इम्प्लीमेंटेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। अगर उसको इन लेटर एंड स्पिरिट इम्प्लीमेंट कर दें तो ये मसला हल हो सकता है। आप देख रहे हैं कि ये छोटा सा मसला 3 नालों को साफ करने के लिए पूरा पाकिस्तान आया हुआ है। ये सिर्फ नाले हैं, कराची के और बहुत मसाइल हैं। ट्रांसपोर्ट नहीं है, पीने का पानी नहीं है, सड़कें नहीं हैं, हेल्थ प्रॉब्लम में है, कचरे के अंबार हैं, सीवेज का पता ही नहीं है कि किधर जाएगा, समंदर को हम तबाह कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़े मसले हैं। अब नालों पे अगर पूरा पाकिस्तान आ गया है 3 नालों पे साफ करने के लिए, तो बाकी जो इश्यूज हैं उनको कौन देखेगा? वो इस तरह देखे जा सकते हैं। परमानेंट सोल्यूशन ये है कि इख्तियारात एक अम्ब्रेला के नीचे, एक शख्स के नीचे पास होने चाहिए। सारे इख्तियारात जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो मेयर के अंडर में होने चाहिए, जो कि नहीं है। कुछ डिपार्टमेंट सिंध गवर्नमेंट ने रखे हुए हैं, कुछ डिपार्टमेंट फेडरल गवर्नमेंट ने रखे हुए हैं।
ठीक। अच्छा, ये ज़रूर हम कहना चाहेंगे कि दैट वी डू अग्री विद यू इन प्रिंसिपल कि वाकई अगर एक ऊपर हेड हो और वो सारा कुछ देख रहा हो, अदरवाइज हमने देखा है कि पिछली बार इतने ज़्यादा लोग होते हैं फिर वो मेरी टोपी आपके सर, आपकी टोपी किसी और फिर वो के बात होती नहीं है और पास द पार्सल टाइप ब्लेम गेम स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, आपसे ज़रूर हम ये पूछना चाहते हैं, अब ये मॉनसून तो ऑब्वियसली निकल जाएगा और फिर सब अपने कामों में लग जाएंगे। शहर के लिए एक बेहतरीन निकासी है आपका निज़ाम जो कि परमानेंट बेसिस पर शहर की ज़रूरियात को पूरा करे, वो कैसे बनेगा? कोई ऐसा इरादा, कोई ऐसा प्रपोजल? कराची में बड़े नाले तकरीबन 40 हैं और छोटे नाले मिला के जो डिस्ट्रिक्ट्स में आते हैं वो 500 के करीब हैं। बड़े नालों का जो फंक्शन है वो केएमसी के पास है। केएमसी ही इनको देखती है। 4 साल हो गए हैं मुझे मेयर बने। मुझे पहली दफ़ा सिंध गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट के कहने पे केएमसी को 50 करोड़ रुपए दिए थे कि ये नाले साफ कर लिए जाएं। 2018 जून तक मैंने खुद खड़े होकर ये नाले साफ कराए हैं। कंप्लीट नाले 38 क्लियर थे, मगर सोल्यूशन ये नहीं है। 4 हफ्ते में ये नाले फिर वैसे ही हो जाते हैं क्योंकि कचरे का डिस्पोजल नहीं है, सीवरेज का डिस्पोजल नहीं है। ये दोनों डिस्पोजल नालों में डाल दिए गए हैं। सिंध गवर्नमेंट के पास है वाटर बोर्ड और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड। कचरा वो उठाता है और जो सीवेज है वो वाटर बोर्ड देखता है। अगर ये दोनों महकमे सही काम करें, कचरे का डिस्पोजल कर दें कराची के और सीवेज का डिस्पोजल नालों से अलग करें, तो ये नाले कभी भी इस शक्ल में ना हो। मैंने जब ये नाले साफ करा लिए थे उसके बाद वार्निंग आई एनडीएमए की। उसके बाद मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की लेटर भी लिखे सीएम साहब को कि वार्निंग एनडीएमए की आई है, हालत ख़राब हो सकती है क्योंकि तेज़ बारिश की फोरकास्ट। ये बात हम पहले भी मेरे से पॉइंट आउट करते रहे क्योंकि ज़ाहिर है नाले जितनी दफ़ा आप साफ़ कर लें, हर महीने भी साफ़ कर लें, तो 15 दिन बाद वही सूरत हाल हो जाएगी जब पूरी आबादी का कचरा उन्हीं नालों में फेंका जा रहा होगा। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड को अपना ज़रा सोचना होगा कि क्या करना है उन्होंने। लेकिन अब बल्दियाती सेटअप की मुद्दत इसी माह ख़त्म भी हो जाएगी और एमक्यूएम पाकिस्तान की कारकर्दगी को मद्देनज़र रखते हुए इस बार आपको इंतखाबात में मुश्किलात पेश आएंगी। आपको क्या लग रहा है, वोटर्स को क्या बताएंगे, क्या डिलीवर कर पाए हैं आप लोग? देखिए, कराची के लोग बाशऊर हैं और सब जानते हैं, समझते हैं कि इख्तियारात बल्दियाती निज़ाम को मजबूत करने के लिए क्यों नहीं निचली सतह पे दिए जा रहे। फ्यूडल माइंडसेट की हुकूमतें रही हैं, वो नहीं चाहती कि थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट मजबूत हो, निचली सतह पे जो अवामी नुमाइंदे हैं वो मजबूत हो। ये काम पूरी दुनिया में बल्दियाती इदारे करते हैं, मगर बदकिस्मती से ये काम भी फेडरल गवर्नमेंट और सूबे की हुकूमतों ने अपने पास आज भी रखे हुए हैं। हालांकि 18वीं अमेंडमेंट हो चुकी है, सूबा चाहता है कि इख्तियारात सूबे के पास हों, मगर नीचे नहीं देना चाहता। तो ये अवाम जानती है कराची की कि बल्दियाती निज़ाम को काम करने नहीं दिया जा रहा। सुप्रीम कोर्ट ने ये इलेक्शन कराए थे, वरना सो कॉल्ड जमहूरी जमातें ये इलेक्शन नहीं कराती हैं। मगर अफसोस के इन इदारों को मजबूत नहीं होने दिया जा रहा। जब तक ये इदारे मजबूत नहीं होंगे मामलात हल नहीं हो सकते। जहां तक इलेक्शन का मामला है, मैंने कहा कराची के लोग सब जानते हैं कि एमक्यूएम को काम करने नहीं दिया जा रहा। पीपल्स पार्टी को कराची से वोट नहीं पड़ता, शहरी इलाकों से वोट नहीं पड़ता, हैदराबाद से वोट नहीं पड़ता। वो नहीं चाहते कि हम कराची के इश्यूज रिजॉल्व कर लें, इसीलिए सारे महकमे अपने पास रखे हुए हैं उन लोगों ने, और ना काम खुद करते हैं ना करने देते हैं। तो मुझे कहीं भी कोई खौफ नहीं है, ना एमक्यूएम को कोई खौफ है। ऑलराइट, ओके जी, एवरीथिंग रिमेन्स टू बी सीन। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम अख्तर साहब हमसे बात करने का। सो बॉटम लाइन ये है कि थिंग्स आर स्लाइटली बेटर, और जब कोई बेहतरी आई हो चीज़ की तो हम उम्मीद भी कर सकते हैं कि ये बरकरार रहे, और एक्नॉलेज करना तो बहुत ज़रूरी है। और अवाम तो मेरे साहब कह रहे थे समझदार हैं, लेकिन ज़ाहिर है उसके बावजूद भी एमक्यूएम को अब इस मरतबा बल्दियाती इंतखाबात में भी मुश्किलात का सामना करना पड़े, क्योंकि अवाम समझदार है। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में FATF से मुताल्लिक तीसरा बिल भी पास हो गया। हुकूमत की एक बड़ी सियासी कामयाबी अपैरेंटली है ये। पार्लियामेंट के मुश्तरका लीगल असिस्टेंस क्रिमिनल मीटर्स तरमीमी बिल, क्रिमिनल मैटर्स तरमीमी बिल 2020 की कसरत राय से मंजूरी दी गई
गई है। वज़ीर कानून फ़रूक नसीम ने बिल में तरमीम पेश की, जबकि मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हुकूमत से मुआहदे के बाद अपनी तरमीम वापस ले ली। जमात इस्लामी, JUI, नेशनल पार्टी, पश्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी और आज़ाद अरकान मोहसिन दावर और अली वज़ीर ने बिल की मुखालफत की और नामंजूर के नारे लगाए। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने इत्तेमाद में ना लेने पर JUI से माजरत भी की। सुन लीजिए। मौलाना असद हमारे JUI के हेड तशरीफ फरमा हैं। कुछ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन हुई, कोताही हुई। मैं आपकी तरफ से उनसे माज़रत ख़्वाह भी हूँ और उनके वालिद साहब का हमारे दिल में बहुत एहतराम है, जनाब मौलाना फजल रहमान साहब का। इंशाअल्लाह आइंदा ऐसी बात कभी नहीं होगी इंशाअल्लाह। दे आर आवर फ्रेंड्स। मुश्तरका इजलास के दौरान नून लीग के मोहसिन शाहनवाज राजा ने तजवीज़ की गई तरमीम वापस ले ली गई। पीपल्स पार्टी के आगा रफ़ीउल्लाह ने अपनी तरमीम वापस लेते हुए कहा कि हमारी 80% तजावीज़ बिल में शामिल कर ली गई हैं, इसलिए अपनी तरमीम वापस ले रहा हूँ। इसी पर हम बात करते हैं, मज़ीद इस पर भी बात करेंगे और कल NCOC के इजलास के बाद जो अहम ऐलानात किए गए हैं उस पर बात करते हैं। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया। फवाद साहब, आपसे इस पर तो हम बात करेंगे कि क्यों हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि ऑपोजिशन में लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन हो जाती है और फिर आपके साथ इन मामलात में ऑपोजिशन की दो बड़ी सियासी जमातें हमें खड़ी नजर आती हैं। लेकिन कल के जो अहम ऐलानात हैं, आपको लगता है ये दुरुस्त फैसला है या अभी बड़ी ईद के बाद, बिकॉज यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू कोरोना की सूरत हाल और उसके बाद इजलास वगैरह में शिरकत ना करने का भी, कि अभी लगता है आपको कि ईद के बाद 2 हफ्ते शायद इंतजार करना चाहिए था एंड इट्स अ लिटिल प्रीमेच्योर, या इट्स द राइट टाइम? जल्दी असेसमेंट हो गई कि एवरीथिंग इज गुड टू ओपन नाउ। देखिए, ये फैसला हमेशा से ही मुश्किल था और मुश्किल रहेगा और मुश्किल है। उसकी वजह यह है कि हमारे देखिए 1-2 तबकात है ना, मुख्तलिफ सोसाइटी में मुख्तलिफ तबकात है। एक तबका है जो मंथली सैलरी लेता है, तो उसको इतना फर्क नहीं पड़ता कि बंद हो या ना हो। एक तबका है जो रोजाना कारोबार करेगा और खाएगा, और ये बहुत बड़ा जो हमारा तबका है वो है जो रोजाना कारोबार करता है और खाता है, उससे कुछ 4 पैसे बनते हैं। अब ये एक जैसा टर्म है ना, लाइफ वर्सेस लाइवलीहुड, ये वो सिलसिला जो है वो अभी तक चलता आ रहा है। अब ये हमारा डाटा जो है उसको काफ़ी जो है वो सपोर्ट मिली है इस बात से कि हम इकोनॉमी को ओपन करें। और NCOC जो शुरू से एक ऐसा इदारा बनाया था जिसमें तमाम पॉइंट ऑफ व्यूज जो है वो इकट्ठे होते हैं। लेकिन ना इशू ये है कि गवर्नमेंट को तो बात करनी होती है कि उनको जो लोग सैलरीड हैं उनको भी इंटरेस्ट को सामने रखना है, जो दिहाड़ीदार हैं उनका भी इंटरेस्ट सामने रखना है, जो कारोबारी हैं उनका भी एक इंटरेस्ट सामने रखना है। तो ये NCOC एक बॉडी बनाई गई जिसमें सारे ही पॉइंट ऑफ व्यूज जो हैं वो आ जाते हैं और उसके बाद फैसला वो करते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि काफ़ी सोच समझ के और काफ़ी देखभाल के फैसला किया गया है। और इसमें अभी तो आपसे ये भी पूछना चाहते हैं, ये तो चले मसले सारे हल हो गए कि क्या खुल रहा है क्या नहीं खुल रहा, लेकिन सबसे अहम मसला विच इज कंसर्निंग एवरी पाकिस्तानी इसके स्कूल्स कब खुलेंगे। अब आपको पता है प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने तो इस बात पर बड़े एडमेंट हैं कि वो 15 अगस्त से खोलना चाहते हैं, वेयर हुकूमत कह रही है जी 15 सितंबर से पहले तो सोचेंगे भी नहीं। हाउ इज दिस गोइंग टू बी रिजॉल्व्ड? अगर आप मुझसे मेरी ज़ाती ओपिनियन पूछें तो मेरे ख्याल में तो बच्चों का तो मामला जो है ना वो सेफेस्ट है बाकियों से। तमाम जो रिसर्चेज अभी तक हैं उनमें ये अब तकरीबन जो है ये बात तय है कि जो बच्चे हैं उनमें जो टेंडेंसी है कोरोना से इफेक्ट होने की वो सबसे कम है। और अभी तक ये भी बात ज़्यादा जो है वो नहीं सामने आई कि वो बहुत ज़्यादा कुछ स्प्रेड करते हैं। सो अगर मेरी ज़ाती राय पूछें तो मेरे ख्याल में तो खोल देना चाहिए। और दूसरी उसकी बड़ी वजह यह है कि देखें ज़्यादातर जो प्राइवेट स्कूल्स हैं ना, हमारे यहाँ मीडिया में तो डिस्कशन होती है ज़्यादा स्कूल्स के ऊपर जो भारी भरकम फीसों लेने वाले बड़े स्कूल्स हैं, लेकिन असल जो प्रॉब्लम है फॉर एग्जांपल जो मेरे जो हल्के में जो स्कूल्स हैं, जो प्राइवेट स्कूल हैं, जो बड़े थोड़ी फीस के प्राइवेट स्कूल्स हैं, अब उनका जो मुआशी मसाइल हैं वो बड़े ज़्यादा हो गए। सो मेरे ख्याल में अगर मैं तो समझता हूँ कि मैंने तो लिखा भी है शफकत साहब को भी और मुराद रॉस को भी और बाकी लोगों को भी कि स्कूल जो है वो जल्दी खोलने चाहिए, लेकिन उनका एक जाहिर है कि बच्चों को लेकर के कंसर्न भी स्टेट का ज़्यादा होगा, लोगों का भी ज़्यादा होगा। सो दे वांट टू बी वेरी श्योर अबाउट दैट। जाहिर है, और इस पर भी मुख्तलिफ ओपिनियंस हैं, मुख्तलिफ रिसर्चेस हैं। कल मैं कुछ पढ़ा था, वो बता रहे थे कि जी स्प्रेड बच्चों से होता है, ऑल्दो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। एनी हाउ लेट्स सी क्या होता है। अब
फवाद साहब, कल के सारे मामला पे आ जाते हैं। FATF पर कानून साजी हो गई, आप लोगों के पास पता नहीं कौन सी गीदड़ सिंगी है कि मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी हुकूमत का साथ इन्होंने दे दिया। चलें, अच्छा किया, लेकिन कैसे हो पाता है ये? कुछ है आपके पास सीक्रेट तो जरा शेयर करें, इनसाइट जरा दें कुछ, क्योंकि हमारे से भी कुछ हम चाहते हैं जो लोग हमारे साथ नहीं मिले हुए वो हमारे साथ मिल जाएं। देखिए इशू क्या है, इशू ये है कि FATF है क्या। FATF का जो कानून है या जो उसके तहत हमें क्या कहा जाता है कि वो करे, वो इशू ये है कि आप अक़वाम मुत्तहिदा में कहे कि जी ये पाकिस्तान से मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन है जो पाकिस्तान के कवानीन का फ़ायदा उठाती हैं, यहाँ से उनको जो है वो पैसे आते हैं और वो तंजीमें फिर टेररिज्म में मुलव्वस है। ये एक सारा जो है वो नेटवर्क है। अब आपको कहा गया 250 पेजेस का एक, ये सबसे पहले हम FATF में गए थे पीपल्स पार्टी के दौर में, उसके बाद हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इस FATF की लिस्ट से निकले। थोड़ा सा ये भी जरा अंदाजा रखिए कि इसका मतलब है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान दुनिया का चौथा सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर है इस वक्त दुनिया में, लेकिन हमें पेपैल की सहूलत नहीं है, हमें जो इंटरनेशनल गेटवेज हैं उनकी सहूलत नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि हम FATF को कंप्लाई नहीं कर पा रहे। तो पहली बात यह है कि मैं नून लीग में हूँ, पीपल्स पार्टी में हूँ, PTI में हूँ या किसी और पार्टी में हूँ, पहला तो मेरा वफादारी पाकिस्तान के साथ होगी ना, और पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये मुल्क इन मुश्किलात से निकले ताकि हम आगे जाएं। सो ये जो एक FATF की कानून साजी है, इसका मकसद ये है कि हम पाकिस्तान को वो जो ग्लोबल टेररिज्म का जो एक सिनेरियो था और FATF का जो है उससे हम अपनी जान छुड़ाएं और हम आगे निकलें। अब उस सिलसिले में ये कानून आते हैं। ये कानून है फॉर एग्जांपल ये जो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस हुआ है वो ये हुआ है कि जी आप दूसरे मुल्क जो है वो हमसे कह सकेंगे कि ये जो पैसा आया है ये कैसे आया है और इसकी तहकीकात करें, हम उनसे कह सकेंगे कि इस पैसे की बताएं। तो इसके ऊपर इख्तिलाफ की कोई गुंजाइश बनती नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि अपोजिशन ने जिम्मेदाराना फैसला किया हुकूमत का साथ। बड़ा आइडियल सिनेरियो लग रहा है ना, लेकिन अपने जाती मफादात बिल्कुल एकदम से भूल जाएं सब लोग, ये जरा इट इज हार्ड टू बिलीव। तो हमें ये लग रहा था एग्जैक्टली, और इसीलिए फवाद साहब हम आपसे ये भी पूछ रहे थे कि व्हाट एक्चुअली हैपेंड दैट दिस केम अबाउट। लेकिन चलें, आपने बता दिया जो आपने बताना था, लेट्स मूव फॉरवर्ड। और ये बताइए कि FATF के बाद नैब इस्लाहात पर भी कोई पेशरफ देख रहे हैं आप, या फिर ये मामला बस यहीं तक महदूद रहेगा, या यू एक्चुअली थिंक कि कुछ चेंजेस अब होंगे? या यहीं पे सेटल तो नहीं हुआ मामला कि इसमें भी जरा पेशरफ्त हो जाएगी? नैब तो मुझे लगता है कि अभी तो स्टॉल हो गया, हालांकि होना नहीं चाहिए। लेकिन नैब भी एक बड़ा जो है वो एक कंट्रोवर्शियल हमारा, एक्चुअली तो मैं तो सारे जस्टिस सिस्टम में तब्दीली का हमायती हूँ, और मैं तो कहता हूँ कि आप सिर्फ नैब फोकस हम ना करें, हम पुलिस को भी फोकस करें, हम बाकी इदारों को भी फोकस करें, क्योंकि वहाँ पे भी जो गरीबों के साथ जो होती है, जहाँ पे जरा चूँकि अमीर ज़्यादा निशाना बनते हैं तो ज़्यादा डिस्कशन होती है और बड़े लोग निशाना बनते हैं, वहाँ पे पुअरेस्ट तो पुअर निशाना बनते हैं। तो जस्टिस सिस्टम रिफॉर्म जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और उस तरफ उस तरीके से हम नहीं बढ़े अब तक जितनी तेजी से जो है वो हमें बढ़ना चाहिए। सो मुझे उम्मीद है कि नैब में भी तब्दीली आएगी और जस्टिस सिस्टम रिफॉर्म में भी आएगी। अच्छा चौधरी साहब, लास्टली बता दें कि मौलाना फजलुर रहमान से फ्लोर ऑफ द हाउस में शहबाज शरीफ से आपने माजरत कर ली और ज़रा उनको पुराने ताल्लुक़ भी याद कराए, तो आपको लगता है कि अब अपोजिशन की जो रंजिशें हैं या उनकी दरारें ख़त्म हो जाएंगी और अपोजिशन हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई बड़ी और तगड़ी तहरीक चलाने वाली है, या नहीं ऐसा ही रहेगा सिलसिला कि अपोजिशन के जो डिफरेंसेस हैं वो किसी न किसी इशू पे आते रहेंगे सामने? ये फजलुर रहमान साहब को और इनको छोड़ें, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं आपको दो बातें बताना चाहता हूँ, जो दो बड़े इनिशिएटिव जो हैं जो हम इस महीने लॉन्च करने जा रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बता दें। एक तो देखें हम इस महीने हम प्राइम मिनिस्टर साहब की मंजूरी लेके सियालकोट डिस्ट्रिक्ट जो है वो $400 मिलियन की इस वक्त जो मेडिकल इक्विपमेंट है वो बाहर भेजता है, एक्सपोर्ट करता है। हम ये कह रहे हैं कि सियालकोट को हम वही स्टेटस दें जो गवादर का है और SCZ डिक्लेयर करें, और सियालकोट के अंदर हम मेडिकल इंजीनियरिंग इक्विपमेंट का एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट जो है वो ला रहे हैं, और 2 साल में हम ये मेडिकल इंजीनियरिंग इक्विपमेंट जो है उसकी एक्सपोर्ट $2 बिलियन पे लेके जाएंगे। और हम अपने वेंटिलेटर्स, डायलिसिस मशीन, एनेस्थीसिया मशीन ये एक तो पाकिस्तान में बनाने जा रहे हैं, और दूसरा जो बड़ा प्रोजेक्ट है वो हमारा 2.5 एकड़ से लेके 12.5 एकड़ तक के जो हमारा काश्तकार है
उसको हम एक पूरी टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर जो है वो बना रहे हैं। तकरीबन 500 फॉर्म हम 2 सालों में बनाएंगे, इसको फिर रेप्लिकेट करेंगे, जिससे हमारी जो एग्रीकल्चर है उसमें चाहे ड्रोन्स हों, चाहे उसमें हमारे वाटर सेंसर्स हों, उसके बाद हमारे ये सॉइल एनालिसिस हो, और यहाँ पे हम जो नॉन ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर है जैसे काली मिर्च है, जिंजर है, एस्पैरागस है, एवोकाडोस है, ये एक पूरी नई मार्केट पाकिस्तान में जो है वो हम डेवलप करेंगे, जो इंशाल्लाह 2 सालों में पाकिस्तान में जो हमारी एग्रीकल्चर है उसको बिल्कुल तब्दील कर देगी। और ये मेडिकल इंजीनियरिंग और जो हमारी ये ज़राअत है, ये 2 साल में हमारा 2 साल के इससे लंबे प्रोजेक्ट के ऊपर मैं यकीन भी नहीं रखता। बहुत लंबे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कामयाब नहीं होते, तो 2 साल में इंशाल्लाह हम ये दोनों बड़े जो इस महीने हम इसको लॉन्च करेंगे, होपफुली कोई रुकावट ना आए और आप इसी तरह काम करते हैं। ग्रेट आइडियाज। एवोकाडोस तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड के पाकिस्तान में बनना शुरू हो जाए, उगना शुरू हो जाए। उसके अलावा भी बहुत सी चीजें होती हैं। काली मिर्च। फवाद साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का, एंड वी आर ऑल फॉर दीज 2 प्रोजेक्ट्स जिनका आपने जिक्र किया है। कि हमने ऑलिव्स भी पाकिस्तान के एक टेरेन में लगाए हैं और फाइनली दे आर गिविंग फ्रूट्स। इतने हिस्से हैं पाकिस्तान के विद डिफरेंट क्लाइमेट्स, लेकिन फवाद साहब ने, आप पता नहीं है फजलुर रहमान साहब कहीं माइंड ना कर जाएं क्योंकि आपने कहा जी वो अहम नहीं है। अच्छा, तो फिर मैं साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि जो हम बात कर रहे थे बच्चों में कोविड ना होना, मतलब आपको पता है कि ट्रंप की एक ट्वीट हटाई थी क्योंकि उसमें उन्होंने भी ये तासुर दिया था कि बच्चों में कोविड होता ही नहीं है, which is not like entirely true. Which is not और इस पे भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। और इजराइल की कल मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि उन्होंने जिस तरह स्कूल खोले और उसके बाद दोबारा से कोविड फैलना शुरू हुआ, तो लोगों के सामने ये चीज़ें हैं। अच्छा जी, अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। लेकिन मौलाना साहब माइंड करिए, बड़े मज़े के ट्वीट्स आप कर रहे हैं कराची वाले, बात तो मौसम भी इंजॉय कर रहे हैं पंजाब में। कुछ हमसे कह रहे हैं कि बादल कुछ इधर भी भेज दें। भाई हम पूरा साल आप लोगों से बादल मांगते हैं और हमें कोई नहीं भेजता। और ख़ासतौर पे जिन्होंने हमें लिखा है रियाद से, आई फील फॉर यू, क्योंकि वो कह रहे हैं रियाद में बहुत गर्मी है और प्लीज़ हमें भी थोड़ा सा मौसम आप पास ऑन कर दें। विश वी कुड जस्ट सेंड इट बाय सोशल मीडिया। अच्छा जी, एक और बात, ऑल्सो वन ऑफ आवर टॉप स्टोरीज, आपको बताएं कि बरतानिया में पाकिस्तानी निजात शहरी पर पुलिस तशद्दुद के केस ने हलचल तो मचा दी है और इसके बारे में भी हमने एक और बात करनी है। चूंकि बरतानिया की बात कर ही रही हैं, तो बरतानिया में आपको पता है कि पाकिस्तान इंग्लैंड सीरीज का भी हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। पाकिस्तान की परफॉर्मेंस तो इतनी बुरी नहीं है, इनफैक्ट अच्छी ही है, लेकिन एट द सेम टाइम कल एक तस्वीर पे बड़ा शोर गौगा किया गया। सरफराज की तस्वीर पे? वो जो पानी पिलाने आए थे और उस पे हम जरा यकीनन आपकी भी राय जानना चाहेंगे @Jio Pakistan TV पे कि आपकी क्या राय है उस पे। लेकिन हमारी पर्सनल राय क्या है ये भी हम आपसे शेयर करते हैं। सबसे पहले तो अपनी पर्सनल राय ये बताते हैं कि ये बड़ा एतराज़ किया गया कि सरफराज हमारे इतने सेलिब्रेटेड क्रिकेटर और हमारे कैप्टन भी रहे फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, तो वो पानी लेके आ रहे थे फील्ड में, जो कि देयर इज अ होल प्रेसिडेंट ऑफ सो मेनी स्टेलर प्लेयर्स जो कि अपनी अपनी टीमों के लिए कर चुके हैं। अगर किसी के लिए पानी लेके आना, अपनी टीम के लिए पानी लेके आना, इस पे इतना जज्बाती टू बी वेरी ऑनेस्ट होना नहीं चाहिए। कुछ और भी हमने आज विजुअल्स कलेक्ट किए हैं। कोई और करता है तो फिर आप बड़ी तारीफी ट्वीट्स लोगों की तरफ से सामने आई हैं। देखिए कि ये टीम वर्क है, ये किस तरह से एक दूसरे के साथ जलहन है और ये किस तरह से कोई बड़ा छोटा नहीं है, एवरीबॉडी इज अ पार्ट ऑफ टीम। बट सरफराज ने कर दिया तो फिर बहुत से लोगों को तकलीफ होना शुरू हुई, जो कि नहीं होनी चाहिए। सेंसिटिव हो जाते हैं ना अपने मामले में, तो ये हम आपको कुछ और सरफराज के मामले में कुछ लोग ज्यादा ही सेंसिटिव हो जाते हैं वैसे। अच्छा, ये हम आपको कुछ और इंटरनेशनल प्लेयर्स भी दिखा रहे हैं जो कि बिल्कुल ड्यूरिंग द प्ले अपनी अपनी टीमों के लिए पानी या रिफ्रेशमेंट लेके आए हैं। ये तो ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर है एक्चुअली, स्कॉट मॉरिसन, जो के पानी लेके गए, पीएम ऑफ ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर जब अपनी टीम को पानी पिला सकते हैं। विराट कोहली हैं और भी कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी टीम के लिए ये काम किया है। दिस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ टीम वर्क, व्हाई टू मेक अ बिग डील आउट ऑफ इट। प्लीज बिल्कुल नॉन इश्यूज को इशू ना बनाएं और दिल पे ना ले। और जॉर्ज फ्लॉयड वाले मामले के बाद अब दुनिया जाहिर है इन मामलात के बारे में भी और ज्यादा हसास हो गई है। आपको पता है ना, जो चीज कैमरे में कैप्चर हो जाती है तो फिर वो बड़ा आसान हो जाता है कि अपने आप को एक कन्विंस करना, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिखाना, वरना बिल्कुल बातें ही रह जाती हैं। लेकिन अब चूंकि हर किसी के पास कैमरा होता है और चीज़ें रिकॉर्ड हो ही जाती हैं, तो इट्स ईजियर टू डिटरमिन कि क्या हुआ था, जिस तरह के जॉर्ज फ्लॉयड के सीन में भी हुआ था। अच्छा, केसेस की बात हो रही है तो एक और केस के पे भी आपकी तवज्जो लेके जाते हैं। रावलपिंडी में लड़की से इंसानियत सलूक के वाक़े ने सबको दहला दिया है और रावलपिंडी में 4 नौजवानों ने रात चलती लड़की को बेलिबास करके वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दी।
मुझे ना जरा आई एम स्पीचलेस कि ये मुझे क्या हो ये रहा है? मामला प्रोग्राम करने में जहन में ज़रा दिक्कत हो रही है। मुतासरा लड़की के मुताबिक रात 2 बजे का टाइम था, वो घर जा रही थी कि 4 अवाश लड़कों ने उसे रोका, तशद्दुद किया, बेलिबास कर दिया। मुतासरा लड़की के मुताबिक मुल्ज़िमान ने छुरी की नोक पर उसके साथ ज़्यादती भी की। वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद पुलिस भी जाग गई और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने भी वाक़े का नोटिस लिया है, लेकिन इंसाफ होता नज़र भी आना चाहिए। डेफिनेटली वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाज़ुल हसन चौहान का कहना है कि 14 जुलाई को वाक़े की वीडियो सामने आई थी, जबकि 15 जुलाई को मुकदमा दर्ज अच्छा, एग्जैक्टली हुआ। व्हाट हैपेंड? इरशाद कुरैशी हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, उनसे हम जानते हैं। अब ये बताइएगा कि इरशाद, ये वाक़या हुआ क्या था? खातून ने अपना मौक़िफ़ क्या पेश किया है? क्या ये इन लड़कों को जानती थी, नहीं जानती थी? क्या कोई झगड़ा हुआ जिसके बाद ये सारा इंसिडेंट हुआ? और क्या सब मुल्ज़िमान गिरफ्तार हैं? बिल्कुल, ये जो वाक़या है इसकी वीडियो बिल्कुल सोशल मीडिया पर जब वायरल हुई 14 जुलाई को, तो उसके बाद रावलपिंडी पुलिस ने जो है 15 जुलाई को थाना वाइस खान में मुकदमा दर्ज किया। असल मामला ये था कि ये जो लड़की है ये एक बेसहारा लड़की है और 3 इसके छोटे भाई हैं जिनको इसके मुताबिक ये उनकी कफालत करती है। जो पुलिस को बयान इसने दिया उसमें इसने ये बताया कि रात के वक्त किसी जगह से काम करने के बाद किसी सालगिरह की तकरीब में वहाँ पर ये काम करने के बाद जो घरों में काम करती है वहाँ से वापस आ रही थी। 2 बजे के करीब ये जो लड़के हैं ओबाश नौजवान थे, जो 4 जिनमें पुलिस ने इनके नाम मोहसिन और अरसलान बताए हैं, जबकि एक मुलजिम गुज़िश्ता रात आमिर नामी मुलजिम गिरफ्तार भी हो चुका है। जबकि ये 2 मुलजिम जो हैं इन्होंने जो है इस लड़की को छुरी की नोक पर इसके कपड़े भी फाड़े और लड़की से ज्यादती की कोशिश भी की। बल्कि एक जगह तो लड़की ने ये बताया कि उसको ज़बरदस्ती खींचा गया, घर की तरफ ले जाया गया, लेकिन वहाँ पर किसी शख्स ने जो है इनको मना किया और ये चूँकि नशे में थे लिहाजा लड़की ने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई। अभी ये दोनों मुल्जिमान जो है इंटरिम बेल पर हैं, आज बुरी जमानत की आज इनकी डेट है। और अभी लड़की का जो बयान हुआ है 164 का बयान भी जो है थाना वाइस खान पुलिस ने अदालत में इसका कलम बंद करवा दिया है, लेकिन लड़की आज जो है अभी तक इतला के मुताबिक आज अदालत में जो है नहीं पहुंची है, चूँकि लड़की को पहले उसका कहना था कि उसकी जान को खतरा है, वो कोई कार्रवाई करना नहीं वीडियो जो है इरशाद, वीडियो में एविडेंट है कि ये हुल्लड़बाजी कर रहे हैं ये लड़के और ये बदतमीजी कर रहे हैं? जी बिल्कुल, इससे वीडियो चला भी रहे हैं ताकि बड़ा एविडेंट। अच्छा, वीडियो में एविडेंट होता है, फिर इन्हें अबूरी जमानतें कैसे मिल जाती हैं? देखिए ये एक कानूनी हक होता है FIR के बाद हर मुल्जिम का उसको पूरी जमानत मिल जाना। लेकिन पुलिस की अगर हम यहाँ पर कहें कि सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मुकदमा दर्ज किया, पुलिस ने कार्रवाई भी की, छापा मारा, लेकिन वहाँ पर भी रजिस्ट हुआ और इन्होंने मुजाहिमत की काफ़ी ज़्यादा इनके अहले खाना ने। और फिर वहाँ से पिछले दरवाजे से लोग मुलजमान जो है दोनों भागने में कामयाब हुए। और ये जो है मुलजमान पर पहले भी मुकदमात में, आज भी जो इंटरिम बेल है उसमें 2 मुकदमात में ये पूरी जमानत पर है। एक लड़के के साथ ज्यादती केस भी इनके खिलाफ जो है थाना बनी में दर्ज है। तो ये जो है इस किस्म के वाकयात, इस किस्म के मुकदमात में ये लोग मुलविस रहे हैं। तो अब ये सूरत हाल है कि इंटरिम बिल जो है वो उनकी हुई, वो हर मुल्जिम का कानूनी हक होता है। लेकिन अगर ये छापे के दौरान वैसे हम अपना ओपिनियन देने हैं, कानूनी हक तो होता ही होता है, लेकिन नहीं समझते, लेकिन उसके बावजूद हम ये कह रहे हैं इस किस्म के इल्जाम हो, ऑलरेडी इस किस्म के एक्शंस इन्होंने लिए हो जिनका आप तस्करा कर रहे हैं, तो फिर तो जमानत बनती ही नहीं है, बिकॉज ये तो डबल ट्रिपल ऑफेंस हो गया। फर्स्ट टाइम ऑफेंस में इट मेक सेंस कि आप जमानत ले लें, लेकिन 2-3 बार जब ऑलरेडी एक ट्रैक रैकेट चलता आ रहा है तो इसका मतलब है इसने दोबारा करना है। ये सिर्फ हमारा ओपिनियन है। जी बिल्कुल, आपकी ओपिनियन अपनी जगह, लेकिन जो कानून है, जो आइन पाकिस्तान में जो मुल्जिम को भी हक दिया जाता है उस पर हम मजीद बहस तो नहीं कर सकते। लेकिन ये है कि हर FIR में मुल्जिम का ये होता है, चाहे वो जितना भी बड़ा क्राइम हो उसमें पूरी जमानत पर सिर्फ शामिल तफ्तीश होने के लिए होती है। यहाँ आपको बता दूं कि ये लोग शामिल तफ्तीश भी नहीं हुए। अब पूरी जमानत का मतलब ये होता है कि अदालत उसको कहती है पुलिस को कि इसको गिरफ्तार नहीं किया जाए, शामिल तफ्तीश किया जाए, लेकिन ये मुल्जिमान शामिल तफ्तीश अभी तक नहीं हुए पुलिस के मुताबिक। अबूरी जमानत करवा कर जो है ये तो आज क्या हो रहा है इरशाद? आज ये पेश होंगे, नहीं होंगे, क्या है सिलसिला? जी बिल्कुल, मुल्जिमान तो अदालत में पहुंच चुके हैं और अभी उम्मीद है कि तकरीबन 1 घंटे के बाद इनका जो है टाइम है, चूँकि 2 मुकदमात में मुल्जिमान पेश हुए हैं, तो 1 या 1.5 घंटे के अंदर इस पर समाअत होगी और उसके बाद इम्कान ज़्यादा यही है कि शायद इनकी ये अबूरी जमानतें खारिज हों और ये कमरे अदालत से गिरफ्तार हो जाए।
ठीक है जी, शुक्रिया आपका इरशाद कुरैशी। हमें अपडेट कर रहे थे। हम यहाँ फिर से वजाहत करते हैं कि हम कानूनी पेचीदगियाँ ज़ाहिर है उस तरह से नहीं समझते कानूनी तकाजे, लेकिन हम बहैसियत इंसान बस हैरान होते हैं। हम ये ज़रूर समझते हैं कि एक चीज़ एविडेंट है, वो एक चीज़ सामने आ चुकी है, एक वीडियो पे मौजूद है। लड़की का भी पता चल गया है कि वो उस तबके से है जहाँ शी इज़ वल्नरेबल, और फिर 3 और ख़ासतौर पर इन्होंने बताया कि होश में भी नहीं थे, ये कुछ अंडर सम इन्फ्लुएंस भी थे, ये जो लड़के थे नशे में थे, ये क्रिमिनल्स जो थे। एवरीथिंग इज वेरी ओपन एंड शट केस। तो हम तो इंसानी जज्बात की हम यहाँ बात कर रहे थे, तो हमने ज़ाहिर कभार ऐसे केसेस में जो विक्टिम होता है उसको बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए। सम एग्जांपल्स नीड टू बी सेट। अच्छा जी, अभी हम आगे बढ़ेंगे और ज़रा नैब के मामलात की हम बात कर रहे थे फवाद चौधरी साहब से भी, और अपोजिशन के बड़े बड़े नामों और इत्तेहादी जमात के लोगों के बाद अब नैब उस्मान बुज़दार तक पहुंच चुका है। शायद अब हुकूमत नैब कवानीन में तरमीम की तरफ कुछ पेशकदमी कर ले। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को 12 अगस्त को तलब कर लिया। उस्मान बुज़दार पर एक होटल को गैर कानूनी तौर पर लिकर लाइसेंस यानी शराब का लाइसेंस जारी कराने का इल्ज़ाम है। नाब ज़राए का कहना है कि होटल को शराब का लाइसेंस जारी करना DG एक्साइज का काम है, लेकिन वज़ीर आला पंजाब ने शराब का लाइसेंस जारी कराने में अपना असर व रसूख इस्तेमाल किया। नाब का ये इक़दाम शेख रशीद की 2 तरफ़ा कार्रवाई से मुताल्लिक पेशगोई की याद दिला रहा है। तरमीमी आर्डिनेंस अभी ठीक नहीं होने जा रहा, सारे गौर से सुन लें मेरी बात, अभी बड़ा टाइम है और 18वीं तरमीम में भी टाइम है, और रोज़ों के बाद नैब टार्जन बनने जा रही है, और रोज़ों के बाद टार्जन की वापसी होगी नैब की। इस दफ़ा नैब जो है ईद के बाद 2 तरफा टार्जन बनेगी। अच्छा जी, आपको बताएं कि पंजाब में उस्मान बुज़दार की तब्दीली की खबरें भी गर्म हैं, और ये इसका इशारा हो सकता है, ये भी इम्कान है कि आज वज़ीर आज़म इमरान खान लाहौर का दौरा करें, जो बहुत अहमियत का हामिल होगा। ताहम अपोजिशन की दोनों बड़ी जमातों का कहना है कि उस्मान बुज़दार की तलबी मरियम नवाज़ की तलबी को जायज़ करार देने के लिए है। बुलाना मकसूद था मरियम नवाज साहबा को, और साथ ही इसको भी जो है ना वो नोटिस कर दिया है, ताकि ये ऐसा लगे कि जी नैब तो बड़ा इंडिपेंडेंट है। तो ये सारी पॉलिटिकल मैनेजमेंट। और इसके साथ ही नैब ने 200 कनाल अराजी केस में मुस्लिम लीग नून के नायब सदर मरियम नवाज़ को भी तलब कर लिया है। मरियम नवाज़ अगस्त की सुबह 11 बजे नैब में तलब किया गया है। मुस्लिम लीग नून नैब से सख्त नाराज़ है, लेकिन इसके बावजूद अब नैब इस्लाहात पर हुकूमत के साथ बैठने को तैयार नहीं। फैसला कि मैं इनके साथ कभी नहीं बैठूंगा, कभी नहीं बैठूंगा। जो लोग झूठ बोलते हो, जिनकी इखलाकी कदरें ना हो, जिनको किसी का लिहाज ना हो, मामूली पॉइंट स्कोरिंग करने के लिए अगर वफाकी वजीर असेंबली के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस में झूठ बोलना शुरू कर दें, जो आदमी आपके सामने बैठा हो और उसके बाद सफ़ेद झूठ बोले, उस पर मैं कल क्या एतमाद करूंगा? मैं तो हुकूमत के साथ बैठने को तैयार नहीं। अच्छा, या तो माफ़ी मांगे। और आपको ये भी बता दें कि नैब इसके अलावा हुकूमती इत्तेहादी मुस्लिम लीग काफ की तरफ भी मुसलसल हाथ बढ़ा रहा है, और हालात जिस तरफ जा रहे हैं इसमें हुकूमत को अगर वाकई नैब इस्लाहात करनी है तो कम से कम अपोजिशन के साथ तो रवाबित बेहतर बना ही ले तो बेहतर होगा। अच्छा जी, इसी पे हम बात भी करेंगे। साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर साहब ने हमें ज्वाइन किया। इरफान कादिर साहब, हालिया दिनों में जहां अदालतों की जानिब से नैब के तरीक़ेकार पर सख्त सवालात उठाए जा रहे हैं, अपोजिशन जमातों का नैब कवानीन में तब्दीली के लिए दबाव बढ़ रहा है, नैब की अपनी कार्रवाइयों में भी गैर मामूली तेज़ी नज़र आ रही है, हमने ये देखा है। तो इस तरह नैब की पोजीशन ज़्यादा मजबूत हो सकती है या फिर जो भी बातें अगेंस्ट हो रही हैं दे स्टे? जी, इस वक्त देखें नैब के खिलाफ एक फैसला है ख्वाजा साद रफीक साहब के केस में, जो जस्टिस मकबूल बाकर ने किया है। उन्होंने एक एक जो स्टेज है, एक एक स्टेप जो है, उसको उन्होंने थ्रेड बेयर डिस्कस करके उन्होंने उस केस की निस्बत से ये बात की है कि उसमें जो इन्वेस्टिगेशन ऑथराइज हुई, या उसमें जो अरेस्ट किया गया, या उसमें जो एविडेंस जो नाकाफ़ी था, उस पर किस तरीके से नैब ने डिसीजन मेकिंग की और किस तरह से नैब ने उसमें रेफरेंस भी फाइल कर दिया। तो ये सारे प्रोसीजर्स को उन्होंने डिस्कस करते हुए नैब की डिसीजन मेकिंग
पे उन्होंने न सिर्फ के तनकीद की है बल्कि उसको खिलाफ कानून, खिलाफ आइन और उसको उन्होंने बिल्कुल गलत विदाउट ड्यू प्रोसेस करार दिया है। लेकिन ये जो एक दूसरा केस था अभी जिसके बारे में कुछ एक शख्स था जो अपने आप को इम्पर्सोनेट कर रहा था एज ए नैब ऑफिसर, उसमें कोई फैसला अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया। वो वर्बल ऑब्जर्वेशंस थी सुप्रीम कोर्ट की, और वर्बल ऑब्जर्वेशंस जब तक के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हिस्सा ना बन जाएं तो मैं समझता हूं कि उसकी कोई हैसियत नहीं होती वर्बल ऑब्जर्वेशंस की। और इस तरह की ऑब्जर्वेशंस जो हैं, वर्बल ऑब्जर्वेशन जजेस के बारे में ख़ास तौर पे ये कहा जाता है कि वो वर्बल ऑब्जर्वेशंस कम देते हैं, बल्कि देते ही नहीं हैं, और जजेस के फैसले बोलते हैं, जजेस खुद नहीं बोला करते। अच्छा इरफान साहब, अपोजिशन का ज़ाहिर ये कहना है कि अपोजिशन वाले ही नैब के तरफ से कार्रवाइयों का निशाना बनते हैं, लेकिन अब वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को एक होटल को शराब का लाइसेंस जारी करवाने पर तलब कर लिया गया, तो क्या ये एक मजबूत केस बन सकता है? नैब जो है वो एहतसाब यकसा तरीके से बराबरी के साथ नहीं कर रही। कुछ मखसूस लोगों को जैसे कि टारगेट किया जा रहा है, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया अभी एक जजमेंट में, जिसमें उन्होंने कहा कि ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है, और उन्होंने पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का लफ्ज़ बाकायदा अपने फैसले में इस्तेमाल किया है। तो सुप्रीम कोर्ट को उस फैसले को सामने रखते हुए मैं समझता हूँ कि न सिर्फ के नैब को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग नहीं करनी चाहिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग नहीं करते होंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नजर ऐसा ही आता है जैसे कि कोई पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बहुत जरूरी है नैब पे कि वो इस तरह के जो नोशंस, जो एक इंप्रेशन नैब के खिलाफ जो कायम हुआ है कि वो कोई पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का हिस्सा है, इस इंप्रेशन को भी नैब को चाहिए कि वो जाहिल करे। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमसे बात कर रहे थे साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर साहब। अच्छा जी, ये उनका ओपिनियन था एंड वी वांटेड टू गिव यू अ पर्सपेक्टिव। आगे आपको बताएं, अच्छा कल क्या हुआ जी? गुज़िश्ता रोज़ आपको याद होगा कि हमने प्रोग्राम में चौधरी बिरादरान की पीटीआई से नाराज़गी का जिक्र किया था। इरशाद भट्टी हमारे साथ थे और आई वाज रियली सरप्राइज्ड टू नो कि जब भी पीएम साहब आते हैं इनसे मिलने की ज़हमत नहीं करते। तो हमने यही बात की थी। मैं ज़रा थोड़ा सा रिफ्रेश कर दूँ कि कल हम क्या बात कर रहे थे इरशाद भट्टी के साथ, और उन्होंने इंतहाई अहम नुकात उठाए थे कि क्यों वज़ीर आज़म जब भी लाहौर आते हैं चौधरी बिरादरान के पास नहीं जाते। अब्दुल्ला जिस तरह आप कह रहे हैं, वो तो वैसे इतने मिलनसार लोग हैं, किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं भी होता तो उनसे मिलने लोग चले जाते हैं। क्यों पंजाब के मामलात पर किसी भी मीटिंग में चौधरी बिरादरान मौजूद नहीं होते? ये भी हमने पूछा था। चौधरी शुजात बीमार हैं, लेकिन वजीर आजम ने उन्हें एक फोन करना भी गवारा नहीं किया। तो ये सारी बातें हमने कल पूछी थी। अब मोना सलाही ने अपने फेसबुक अकाउंट पर हमारे सेगमेंट को शेयर किया है, बहुत जुमानी है, और खुसूसी तौर पर जबकि आज इमरान खान लाहौर का दौरा कर सकते हैं, तो मुमकिन तौर पर जब आज खान साहब मौजूद होंगे और मोनस इलाही साहब के फेसबुक ऑफिशियल फेसबुक पेज की तरफ से ये बातें उनकी अपनी जुबानी तो नहीं, लेकिन चलें इरशाद भट्टी साहब और हमारे तवस्सुद से की जा रही हैं, दोहराई जा रही हैं, जब ये तो इट इज इंपॉर्टेंट एब्सोल्युटली। और जब चीज़ इस तरह रीट्वीट की जाती है, लगाई जाती है, अनलेस उस पर कोई डिस्क्लेमर ना दिया हो, तो इसका मतलब है कि यही सवाल उनके सवाल भी हैं। तो लेट्स सी, ही इज आल्सो लुकिंग फॉर द आंसर्स टू दोस। जस्ट वांटेड टू पॉइंट दैट आउट टू यू। अभी हम ले रहे हैं एक ब्रेक के बाद मिल लेते हैं, क्रिकेट की बात करेंगे फिर। सिकंदर, 2 रोज़ का खेल तो बता रहा है कि हमारे खिलाड़ी ज़ाहिर है बहुत बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं और तमाम ही शोबों में अच्छी हमें कारकर्दगी नजर आ रही है, तो क्या ये टेस्ट जीतने का चांस है? यार अब्दुल्ला, मैं सबसे पहले तो मैंने खुद कहा था कि इंग्लैंड को एज होगा और पाकिस्तान वो रिदम में होंगे, मुझे तो बिल्कुल उल्टा हो गया। बहुत ही जबरदस्त। मैं समझता हूँ कि अगर ये पाकिस्तान ये टेस्ट मैच जीत जाएगा, मैं ये कह रहा हूँ, अगर बारिश नहीं हुई, इससे अच्छी परफॉर्मेंस पाकिस्तान की नहीं हो सकती, ना इतना अच्छा मौका। देखें, ये गेम जो होता है सेशन बाय सेशन चलता है, किसी एक सेशन में कुछ हो जाए, पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई चला जाए कि कोई बहुत बड़े 200 रन कर दे, आके पोप खड़ा हुआ है नीचे और बटलर है, ये कोई 200 रन कर दे, या पाकिस्तान सेकंड इनिंग में जाके बिल्कुल ही कोलैप्स होकर 100 के अंदर आउट हो जाए, तो फिर खुदा ना खास्ता कुछ गड़बड़ हो सकती है। अदरवाइज बारिश के अलावा पाकिस्तान के लिए बहुत ज़बरदस्त है ये मैच जीतने के चांसेस। और पाकिस्तान ने देखें, अभी उनको 94 हैं उनके रन, अगर वो 100 रन की भी लीड देते हैं और 200 रन करके 350 के बाद भी हम इंग्लैंड को हरा सकते हैं। पिच पे स्पिन आना शुरू हो गया है, तो 4th डे का जो चक्कर था, जो बैटिंग करना चाह रहे थे दोनों कप्तान, उसकी बेसिक वजह यही है कि वो 4th डे के लिए बड़ी डिफिकल्ट हो जाएगी। तो मैं खुद
अपने अल्फाज वापस लेता हूँ कि जी इंग्लैंड की टीम को एज है और वो रिदम में है, पाकिस्तान की टीम रिदम में नजर आ रही है इस वक्त। बिल्कुल, और बड़ा कॉन्फिडेंस है और बॉडी लैंग्वेज भी कल जो हम देख रहे थे तो डेफिनेटली दे आर इन फॉर्म एंड दे मीन बिजनेस। लेकिन सिकंदर आपसे ये भी पूछेंगे कि बाबर आजम और शान मसूद के अलावा अगर देखा जाए और तो बैट्समैन ज़्यादा नहीं चल पाए, तो इसकी वजह क्या हो सकती है? बिकॉज दीज वर द 2 मेन अचीवर्स देयर। देखें, सबसे पहले तो मैं बाबर की बात करूंगा। आप उस दिन बात कर रही थी कि नासिर हुसैन ने बोला, और मैंने उस वक्त भी कहा था कि कमेंटेटर लोगों को उठा देते हैं। हमेशा किसी भी प्लेयर की परफॉर्मेंस जो होती है ना, उसका प्रोफाइल ऊपर लेकर जाती है। आप जो है बातों से नहीं होते कि जी बहुत अच्छे हैं, नहीं, बहुत अच्छे के साथ यू हैव टू। देखिए बाबर की परफॉर्मेंस भी तो अच्छी है ना सिकंदर, ऐसे तो ना कहें। नहीं, मकसद देखिए जिस लेवल पे उनको लेते जाना चाह रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा। देखिए लेवल्स होते हैं, अगर आप लेवल ले जाना चाहते हैं कि वो स्मिथ और कोहली के बराबर हैं, तो देन ही हैज टू स्कोर 100। ये आज शान के साथ साथ इसको भी 100 लगा देने चाहिए थे। एक तो ये बात हो गई। शान मसूद के लिए कल भी मैंने कहा था कि उन्हें सिर्फ विकेट पे खड़े रहना है और टीम को कैरी करना चाहिए। उनकी जो सबसे खूबसूरत चीज मुझे नजर आई एज ए ओपनर, वो जो गेंद को छोड़ देते हैं, लेफ्ट करते हैं। हमारे देखें सारे लड़के आउट में, असद शफीक को देखने, बाबर आजम को देखने, आप और रिजवान को देखने, सब स्लिपों में या बिहाइंड द स्टंप आउट में आके चेस कर जाते हैं। वो छोड़ रहा था जिसकी वजह से उसने सरवाइव किया। और उसके जो ये रिकॉर्ड हैं, आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड हैं कि जी इतने सालों के बाद किसी ओपनर ने 100 किए, लगातार 300 कर दिए टेस्ट मैच में। इट्स अमेजिंग परफॉर्मेंस बाय शान। अच्छा सिकंदर, गुज़श्ता रोज तो चले फास्ट बॉलर्स 4 में से 3 विकेटें ले गए, लेकिन क्या स्पिनर्स से जो तवक्कुआत थी वो दुरुस्त नहीं थी? नहीं, देखें स्पिनर्स ने काम दिखा दिया ना। उसने इंपॉर्टेंट विकेट आपको लेके दे दिए उसने, यासिर ने। आप देखें पिच पे स्पिन हो रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जब आप जो कप्तान है वो उसकी आंखें चमक आ गई होगी अजहर की और सारे फील्डर्स की, हमारे वाले फील्डर्स की, इसलिए कि हमने बॉलिंग करानी है चौथे दिन, आखिरी दिन जो फैसला दिन होगा उस दिन हमने बॉलिंग करानी है। और अगर जिस तरह का यासिर का गेंद स्पिन हो रहा है, चाहे वो मार खाता रहे, अगर हमने 300-325 रन उनको करने दिए, हम आराम से मैच जीत जाएंगे। आप देखिएगा। अच्छा सिकंदर, ये भी बताएं कि अभी इससे पहले वो जो कंट्रोवर्सी, तो खैर उसको नहीं कहेंगे क्योंकि इतनी कोई कंट्रोवर्सी नहीं बनी, लोगों ने बनाने की कोशिश की। लेकिन व्हाट डू यू मेक ऑफ सरफराज टेकिंग वाटर इन द फील्ड? पानी लेके वो गए हैं और लोगों ने थोड़ा सा सोशल मीडिया पे हो-हाय कर दिया। हमने हमारी भी ओपिनियन आप सुन लें कि इसमें हो-हाय वाली कोई बात नहीं है। इट्स अ टीम एफर्ट, बहुत सारे लोग जा चुके हैं और करते हैं काम। मतलब इसको दिल पे लेने की कोई बात नहीं है। मैंने भी वो देखा, मुझे बड़ी खुशी हुई इस बात। मुझे देखिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया लेकर गया पानी। अगर आप बिल्कुल आज हमने दिखाया है, हमने दिखाया है, वी आर शोइंग द विजुअल्स एज़ वेल। अच्छा आपने दिखा दिया ना, वो ऑस्ट्रेलिया का प्राइम मिनिस्टर लेकर गया, विवियन रिचर्ड्स लेकर गया। मेरे सामने सुनील गावस्कर कैप्टन था इंडिया का और वो 12 मैन था, वो नहीं खेल रहा था, वो लेकर गया। तो इसमें कोई अच्छी बुरी बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये सरफराज की बहुत बड़ाई है, बहुत अच्छी बात है सरफराज की कि ही इज प्लेइंग लाइक अ टीममेट, ही इज नॉट एक्टिंग लाइक अ कैप्टन। मैं कुछ नहीं करूंगा एंड मैं उसको पूरा रिगार्ड देता हूँ। मैं इससे उसका जो स्टेटस है, उसका जो प्रोफाइल है, मेरी नजर में बड़ा है इस बात के बाद। इसमें किसी को और कोई भी अगर पानी लेके आ रहा है तो ना उसका प्रोफाइल छोटा हो जाता है और इससे बिल्कुल नहीं होता। ये अब्दुल्ला, वो लोग जो क्रिकेट नहीं खेलते, नहीं जानते, जो स्पोर्ट्समैन नहीं है, वो इस किस्म की बातें करते हैं, जो मैं कहूँगा बल्कि बकवास करते हैं। ये स्पोर्ट्समैन जब एक ग्राउंड में, एक ड्रेसिंग रूम में आ जाता है तो सब बराबर हो जाते हैं और ये एक बढ़ाई है। और जो शख्स ये नहीं करता वो फिर ही नॉट अ स्पोर्ट्समैन। बल्कि आई विल गो अ स्टेप फर्दर सिकंदर एंड से कि ये नॉन क्रिकेटर्स हैं जो इस इशू को नॉन इशू को इशू बना रहे हैं और ये बड़ा अना का मसला है हमारा। आई एम सॉरी टू से, ये हमारा वैसे भी बेसिक मैंने आपको पहले भी कहा था कि एक अजीब सी ब्रिगेड है जो सरफराज एज अ टीम मेंबर लाइक अदर प्लेयर्स, वो सरफराज के बारे में ज्यादा सेंटिमेंटल हो जाते हैं, क्यों पता नहीं। मैं आखिरी में एक चीज मैं कह दूं कि उसको कहा नहीं गया हुआ कि मिसबाह ने कि तुम लेकर जाओ, ये नहीं कहा गया होगा, वो खुद उसने कहा होगा कि मैं लेके जाऊंगा। ये मैं आपको चैलेंज करता हूँ, ये मैं मतलब ये कि मेरा ये दावा है कि उसने खुद कहा होगा कि मैं इस दफा मैं लेकर जाऊंगा, उसको कहा नहीं चलिए ठीक है। In fact, not that it matters, but we'll find out. You know, हम ये भी पता जरूर करेंगे। This should die down here. Absolutely, ये तो हम वैसे ही बात करें। सिकंदर, thank you very much for talking to us. और ये मैं दोबारा कहूँगी कि इतनी छोटी चीज़ों पे अना का मसला ना बनाएं कि वो पानी लेके, क्यों किसका काम है पानी लेके जाना? यानी पानी ले जाना कोई बहुत छोटी चीज़ है जो कि सरफराज तो कर ही नहीं सकता
होता था। तो इस किस्म की चीज़ों को प्लीज़ इशू ना बनाएं। आपको बताएं कि जिन्स बदल कर शादी करने वाले आकाश अली का केस अपनी नौयत का मुनफरिद मामला है। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने टेक्सला में मुबैना तौर पर हम जिन्स परस्ती की शादी करने वाले जोड़े की मुसलसल चौथी बार अदम हाजिरी पर दूल्हा अली आकाश के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। आसमा बीबी उर्फ अली आकाश के वकील ने अदालत को बताया कि उसके क्लाइंट ने अपनी बीवी नेहा अली को तलाक दे दी है। अच्छा, मैं कंफ्यूज हो गया था नाम में। जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि तलाक का मामला तो उस वक्त ही ज़ेरे बहस लाया जा सकता है जब शादी दुरुस्त साबित हो और दूल्हा की जिन्स का भी तयन हो सके। इस केस की समाअत जारी है। अब इसी पे हम बात कर लेते हैं। सबाहत रिजवी एडवोकेट साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका एडवोकेट साहिबा। ये आकाश और नेहा का जो केस है, ज़ाहिर है अपनी बहुत ही मुनफरिद अपनी नौयत का ये मामला है। पाकिस्तान के ट्रांसजेंडर कवानीन क्या कहते हैं कि अगर जिन्स बदल ली है और वो वाकई लड़का बन गया है तो फिर तो वो लड़का और लड़की की शादी नहीं हो। ये देखिए, पाकिस्तान में 2018 में ट्रांसजेंडर एक्ट जो है, ट्रांसजेंडर पर्सनस प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट बेसिकली इसका पूरा नाम है, 2018 मंजूर हुआ था और पार्लियामेंट ने उसको मंजूर किया था। और उस लॉ के मुताबिक अगर कोई शख्स अपने आप को ट्रांसजेंडर की डेफिनेशन में बेसिकली 3 टियर्स हैं जो उसको समझने की ज़रूरत है। जो तीसरी बात है वो ये है कि अगर कोई शख्स सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिटी की बेसिस पे ये क्लेम करता है कि वो ट्रांसजेंडर है या वो अपनी जेंडर चेंज करना चाहता है, कि वो अपने आप को वो ट्रांस मैन समझता है या ट्रांस वुमेन समझता है, तो ये उसका राइट है। और कोई अदालत, कोई अथॉरिटी या कोई लोकल बॉडी उसको इस बात पे मजबूर नहीं कर सकती कि वो अपने आप को प्रूव करे मेडिकली दैट ही हैज़ चेंज हिज जेंडर। उसकी सेल्फ। अच्छा, ये भी हमें ज़रूर बताइएगा कि इस सूरत में जो भी सिनारियो आपको बताया, इस सूरत में इस शादी की कानूनी हैसियत क्या होगी? देखिए, ये आकाश केस जो है ये असल में हर केस की नौइयत और उसके सर्कमस्टांसेस, उसके फैक्ट्स वेरी करते हैं। अब आकाश केस को ये कंपेयर किया जा रहा है शुमाइल राज केस से, जबकि शुमाइल राज केस अपनी नौइयत का, इसी नौइयत का पहला केस था पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री में जिसके अंदर उनको पनिशमेंट दी गई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस वक्त कोई कानून, कोई लीगल फ्रेमवर्क एग्जिस्ट नहीं करता था। अब इस 2020 में हम बैठे हुए हैं, इसमें कानून एग्जिस्ट करता है एंड दैट इज़ एन एक्ट, इट्स नॉट अ बिल। सो इस एक्ट के मुताबिक कोई मर्द अपने आप को अगर सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिटी की बेसिस पे औरत क्लेम करता है तो हमारी अथॉरिटीज़ को, हमारी स्टेट को इस बात की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी क्योंकि अब कानून उसको ये इजाज़त दे रहा है। इसी तरह अगर कोई औरत अपने आप को मर्द क्लेम करना चाहती है तो ये उसकी सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिटी है और वो स्टेट हैज़ टू ऑनर दैट डिसीजन ऑफ एवरी इंडिविजुअल। जहाँ तक इस केस की बात है, इस केस में फैक्ट्स थोड़े से फ़र्क हैं और वो ये है कि उसने मर्द होने के बाद शादी की है। जब एक शख्स अपने आप को मर्द डिक्लेयर कर देता है तो फिर उसको वही राइट्स मिलेंगे जो आपका लॉ ऑफ द लैंड उसको प्रोवाइड करता है। चलें जी, लेट्स सी कि इस केस का आगे क्या होता है। लेकिन जाते जाते एक अच्छी बात हम आपसे शेयर करना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि सैयदा मर्जिया जहरा पाकिस्तान रेलवे की पहली खातून स्टेशन मैनेजर बन गई हैं और बड़ी देर से कोई खातून स्टेशन मैनेजर बनी है। मुझे ये सुन के पता चला कि नहीं थी इससे पहले। हाँ। और स्टेशन मैनेजर लाहौर के ओहदे का चार्ज भी इन्होंने संभाल लिया है। सो हैट्स ऑफ टू यू और बड़ी खुशी हुई कि ग्रेट एंड मच अवेटेड चेंज, क्योंकि क्यों नहीं थी इससे पहले खातून स्टेशन मैनेजर्स। अच्छा जी, हैव अ ग्रेट वीकेंड। और अभी भी अपने आप को कोविड से, क्योंकि नंबर्स जो हैं ईद के बाद कुछ ऊपर चले गए हैं, बचा के रखें। विल सी यू ऑन मंडे।